स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। बात करेंगे अपनी बात में एक ऐसे विषय की जो राजस्थान के नौजवानों से जुड़ा हुआ है। ना सिर्फ नौजवानों से जुड़ा हुआ है बल्कि राजस्थान के भविष्य से जुड़ा हुआ है और इस भविष्य में पूरा राजस्थान समाहित है। दरअसल बीते दिनों सलमान खान को धमकी दी गई। इस मामले में बनवारी लाल नाम के युवक को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कहां से गिरफ्तार किया? बूंदी के हिंडोली से। नई जानकारी इस पूरे मामले में आई। बताया गया कि बीते दिनों कोटा में देवा उर्फ गुर्जर नाम के एक डॉन की हत्या के चलते ये आरोपी अवसाद में था। देवा गुर्जर की मौत के बाद से इसने यूट्यूब पर अपना चैनल बना लिया और फिर उस पर अपनी बातचीत करने लगा। इसी दौरान बनवारी लाल ने राजस्थान के गैंगस्टर आनंद पाल और राजू ठेहट की हत्या की बात कहते हुए फिल्म अभिनेता सलमान खान का भी जिक्र किया। बनवारी लाल ने लॉरेंस बिश्नोई की बात को दोहराया। कहा कि गैंगस्टर लॉरेंस ने सलमान खान से माफ़ी मांगने के लिए कहा था तो उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। बनवारी लाल का कहना है कि कोर्ट में सलमान खान को जो भी सज़ा हुई है वो सज़ा काफ़ी नहीं है। उधर पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे, जिसका नाम भूपेंद्र सिंह खरवा है, उसको गिरफ्तार कर लिया। कहाँ से गिरफ्तार किया? राजस्थान के अजमेर से के मांगलियावास से गिरफ्तार किया है। भूपेंद्र सिंह खरवा पर कुछ दिन पहले पंजाब में हथियारों के जखीरे के साथ वो पकड़ा गया था और लॉरेंस के गुर्गों को हथियार मुहैया कराने का उस पर आरोप है। इससे पहले 11 जून को भी पंजाब पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था, राजस्थान से ही। दोनों के पास से पंजाब पुलिस को 3 पिस्तौल, 9 जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों को हथियार भूपेंद्र खरवा ने ही उपलब्ध करवाए थे। भूपेंद्र सिंह खरवा पहले भी कई राज्यों में मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज हैं। अब सवाल ये नहीं है कि भूपेंद्र खरवा के खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हैं या ये नया युवक जो पकड़ा गया इसने कौन सा यूट्यूब चैनल बना लिया, इसका कौन सा इसका बड़ा साथी था जिसकी हत्या हो गई। ये सब मामले एक तरफ हैं। बड़ा सवाल आज एनडीटीवी राजस्थान पर हम ये पूछ रहे हैं कि क्या राजस्थान गन कल्चर का हब बनता जा रहा है? राजस्थान में ही ये सब लोग क्यों पकड़े जा रहे हैं? राजस्थान इन सब गैंगस्टरों का गढ़ बनता जा रहा है क्या? राजस्थान में गैंग कल्चर, गन कल्चर बढ़ रहा है क्या? युवा उसकी ओर प्रभावित हो रहे हैं क्या? लॉरेंस बिश्नोई गैंग कब डिकोड होगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। राजस्थान के लिए खास यह सवाल इसलिए हो जाता है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से प्रभावित युवक जो सोशल मीडिया पर जिनकी एक्टिविटीज दिखाई देती हैं वो सबसे ज्यादा राजस्थान के पकड़े जा रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या सलमान खान को धमकी दे देना, फलाने को धमकी दे देना, क्या ये सब पब्लिसिटी स्टंट हैं या सच में बड़े सेलिब्रिटीज पर, आम लोगों पर, आम व्यापारियों पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है उस पिस्तौल के रूप में जो इन नव युवकों ने अपने हाथ में लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर थाम ली है? सवाल बहुत हैं लेकिन सवालों का मूल यही है कि राजस्थान इन सब गैर कानूनी गतिविधियों से प्रभावित होने वाले युवकों का गढ़ कैसे बनता जा रहा है। अपराधियों की तरफदारी करते हुए नजर आते हैं नवयुवा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का राजस्थान में जो नेटवर्क है वो क्यों इस कदर फैलता जा रहा है? क्यों उसकी रोकथाम नहीं हो पा रही है? और राजस्थान के युवक इससे इतना ज्यादा प्रभावित क्यों हो रहे हैं? इन सब पर चर्चा करेंगे, इन सब पर हम लोग बात करेंगे, इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, राजस्थान के युवाओं से जुड़े इस बड़े विषय पर बात होगी। उससे पहले आपको खबर के तौर पे ज़रा सुनवाते हैं कि बूंदी एएसपी उमा शर्मा ने जो व्यक्ति पकड़ा गया उसके बाद क्या कुछ कहा उन्होंने और उस आरोपी के भाई ने भी क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। मुंबई पुलिस की टीम हिंडोली थाने पर आई थी और उन्होंने पुलिस इमदाद मांगी थी। जानकारी करने पर मामला इस तरह से पाया गया कि मुंबई पुलिस के साइबर थाने पर कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज है जिसमें बनवारी पुत्र लटूर लाल गुर्जर वांटेड था और ये एक साइबर ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ प्रकरण है जिसमें मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस बनवारी लाल को डिटेन किया है। बनवारी सिर्फ फॉलोअर बढ़ाने के लिए करता था वो, वरना यहाँ बेच की तैयारी करता था, यहाँ छात्रावास में रहता था और ऐसी मतलब कोई बात नहीं है, मतलब ऐसी वो ये नहीं करता था ज़्यादा, मतलब तो थोड़ा मानसिक मतलब दिमाग का दौरा पड़ गया था उनके 2 बार।
अब इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता सलीम अली ने रिपोर्ट दी, वो आपको दिखाते हैं। मुंबई की क्राइम ब्रांच ने बूंदी निवासी बनवारी को गिरफ्तार किया है। इस बनवारी के मामले में एक नया अपडेट सामने आया है। पिछले दिनों कोटा में देवा गुजर नाम के एक गैंगस्टर की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के बाद से ही बनवारी अवसाद में था और उसने एक यूट्यूब चैनल बनाया जिसका नाम उसने अरे छोड़ो यार दिया। इसी पर वह यूट्यूब पर अपनी वीडियो अपलोड करता था। पिछले दिनों उसने एक यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया जिस पर उसने सलमान खान की हत्या का जिक्र किया, जहां साथ में उसने राजस्थान के गैंगस्टर आनंद पाल और राजू ठेठ की भी हत्या का जिक्र किया। सलमान खान की हत्या का जिक्र करने के बाद से ही आरोपी बनवारी मुंबई क्राइम ब्रांच की नज़रों में था। वहां पर एक पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस आरोपी की ट्रेस आउट करते हुए हिंडोली पहुंची, जहां पर उसे रविवार को गिरफ्तार कर मुंबई ले जाया गया है, जहां पर उससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि बनवारी बूंदी जिले के हिंडोली के एक देव छात्रावास में निवास करता था। वहां पर बीएसटीसी की पढ़ाई करता था और उसकी उम्र 25 साल थी। बड़ा होनहार था, लेकिन उसके भाई ने हमें बताया है कि वह देवा गुजर की हत्या के बाद से ही अवसाद में था और बेकी बेकी बातें करता था और उसने यूट्यूब चैनल बनाने के साथ ही मर्जी चाह जैसे यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिए थे। फिलहाल मुंबई की क्राइम ब्रांच टीम ने आरोपी बनवारी को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार उसने किसके कहने पर ये वीडियो अपलोड किए, क्या उसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं। एनडीटीवी इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली। सलीम अली की रिपोर्ट देख रहे थे आप। सलीम अली हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं, उनसे ज़रा बात करेंगे। और भी कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जगदीश चंद्र शर्मा जी जुड़ रहे हैं, एक्स डीआईजी हैं आप रहे आप, और मुकेश चौधरी जुड़ रहे हैं साइबर एक्सपर्ट के नाते से। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। सबसे पहले शुरुआत सलीम आपसे करते हैं। सलीम, आपकी रिपोर्ट हम लोग देख रहे थे और उसमें आपने कहा कि बड़ा होनहार था ये युवक और उसके बाद इस तरह की गतिविधियों में इसका इन्वॉल्वमेंट होने लगा। सवाल यही है, आज इस शो का बड़ा मुद्दा यही है सलीम कि ये तमाम होनहार युवक जो पढ़ लिख करके कुछ अन्य संभावनाओं की तरफ अग्रसर हो सकते थे, ये क्यों आखिर इस तरह की चीजों से प्रभावित हो रहे हैं? क्या बड़ा फैक्टर राजस्थान में आपको नजर आने लगा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बनवारी लाल था। ये कोटा के गैंगस्टर जो देवा गुजर था उससे प्रेरित था, उसको लगातार अपना आदर्श मानता था, उसके जो पोस्ट है उसे फॉलो करता था, उसकी नजरों में ये अपना एक आदर्श बन गया था। ये अपनी पढ़ाई के साथ साथ जो है इसका पूरा जो इसकी एक्टिविटी थी उस पर ध्यान देता था। लेकिन अचानक से जब उसकी गोलियों से भून कर हत्या कर दी गई, यानी इस बनवारी का जो आदर्श था उसकी हत्या कर दी गई, उसके बाद से ये अवसाद में था और ये पूरी तरह से जो है मानसिक रोगी हो चुका था, जैसा इसके भाई ने हमें बताया। और उसी के बाद से जो इसने जो है अपना यूट्यूब पर चैनल बनाया और जो है ये वहां पर वीडियो को पोस्ट करने लगा। तो कहीं ना कहीं जो हमारे साथ जो बात सामने आई है वो कहीं ना कहीं ऐसी सामने आई है कि ये जो युवा हैं वो अपने पढ़ाई के साथ साथ जो इस प्रकार के आपराधिक किस्म के जो लोग हैं उन्हें आदर्श मानने लग गए हैं। आदर्श मानने के साथ ही जो है जब उनके साथ कोई इस तरह की घटना घटित हो रही है तो वह भी अवसाद में आ रहे हैं और इस प्रकार के जो है वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला ये बनवारी के साथ नजर आया है और बनवारी ने जो है वीडियो अपलोड किया और उसमें जो है लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र किया, उसमें सलमान खान की फायरिंग का मामला बताया। उसके बाद से ये क्राइम ब्रांच के नजर में आया और इसे अभी वहां पर गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। तो कहीं ना कहीं युवा जो है इन गैंगस्टरों से जो प्रेरित हो रहे हैं और वह इस तरीके के कदम भी उठा रहे हैं। जी, यही सवाल है कि क्यों आखिर वो प्रेरित हो रहे हैं। जगदीश चंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व डीआईजी रहे आप। सर, एक समय था जब हम लोग कुछ गिने चुने स्टेट्स हुआ करते थे, महाराष्ट्र बॉम्बे का जो डॉन कल्चर था उसके बारे में सुनते थे हम लोग, तब वहाँ एक गन कल्चर था। उत्तर प्रदेश में ये कल्चर डेवलप हुआ, बिहार में ये कल्चर डेवलप हुआ, पंजाब में ये कल्चर डेवलप हुआ। लेकिन राजस्थान आज के दौर में जब बहुत तेज़ी के साथ राजस्थान में विकास भी हो रहा है, कैसे राजस्थान का युवा इस चंगुल में फंसता जा रहा है, कैसे पूरा राजस्थान एक गढ़ के रूप में अब देखने को आ रहा है। लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टरों का गढ़ बन गया राजस्थान। लॉरेंस बिश्नोई खुद राजस्थान में उनका पैतृक गांव है और उसके कई गुर्गे राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं सर कि इस प्रदेश
कि जो पुलिस की वर्किंग है उसमें क्या कुछ कमी रह जा रही है, या किस तरीके से ये नव युवा जो हैं ये गैंग कल्चर की तरफ, गन कल्चर की तरफ और इस तरह के पब्लिसिटी स्टंट की, कभी सलमान खान को धमकी दे दी, कभी फलाने व्यापारी को धमकी दे दी, ये सब राजस्थान इसकी तरफ कैसे बढ़ रहा है? देखिए राहुल जी, केवल राजस्थान इस दिशा पे बढ़ रहा हो ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं इस सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव की बात करना चाहूंगा। विभिन्न रिसर्चेज हुई है, पूरे वर्ल्ड में अनुसंधान चल रहे हैं कि सोशल मीडिया का आज की युवा पीढ़ी पे कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा है, मानसिक रूप से वो किस दिशा में जा रहे हैं और कब क्या निर्णय ले लें, इसका सीधा सा प्रभाव सोशल मीडिया का नजर आता है। इस केस में लॉरेंस बिश्नोई वाली गैंग का कनेक्शन है या नहीं, ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन जैसा आप ही बता रहे थे, उसके भाई की तरफ से कहा गया कि मानसिक रूप से भी एक तरह से स्वस्थ नहीं था, बीमार था। जहां तक राजस्थान में गन कल्चर या इस तरह की गैंग वाली कल्चर की बात है, तो ये राजस्थान जो प्रभाव जो देखा जा रहा है, ये प्रभाव हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, विशेष रूप से जो हथियारों की तस्करी होती है, जो रूट मध्य प्रदेश से राजस्थान में जो बदमाश हथियारों के बिक्री में संलग्न है, उसके बाद कुछ घटनाएं बढ़ी है। और इन घटनाओं में सोशल मीडिया में जो लॉरेंस गैंग वाली जो इसके गुर्गे हैं और जो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आज के नवयुवाओं को बरगला करके जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों राजस्थान पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई भी की, काफी बच्चों को उनकी काउंसलिंग भी की है और उनको एक तरह से निवारक धाराओं में उनको बंद करके और ये संदेश देने का प्रयास किया है कि आपके भविष्य के लिए आप इस तरह के गैंग के लोगों से, इस तरह के अपराधी किस्म के लोगों से अपने आप को नहीं जोड़ें, अन्यथा आप पूरा कैरियर बर्बाद हो सकता है, आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। और उसका काफी इम्पैक्ट भी आया। ऐसा नहीं है कि राजस्थान पुलिस ने कार्रवाई नहीं की हो, राजस्थान पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। और जहां तक लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सवाल है, आप और हम रोज पढ़ते हैं कि इसके कुछ गुर्गे विदेश भाग गए, कुछ गुर्गे राजस्थान में, कुछ पूरे इंडिया में एक तरह से अपनी एक्टिविटी चला रहे हैं और कुछ गुर्गे तो जेल में बैठ के भी एक्टिविटी चला रहे हैं। तो अब इससे ये जाहिर होता है कि कहीं न कहीं हमारा जो सिस्टम है, जो सजा देने का सिस्टम है, जो कानूनी प्रक्रिया का सिस्टम है, जो हमारी निवारक एजेंसीज है, उनके सिस्टम है, उसमें कुछ लैप्सेज है, इनको कहीं न कहीं अपराध करने का या धमकी देने का मौका मिल जाता है। बिल्कुल। और बैठ के धमकी अपराधी दे रहे हैं, वो भी एक बहुत ही सोचनीय विषय है। हाँ, अपने नाम से धमकी दे रहा है क्योंकि उसको मालूम है कि पुलिस मेरे खिलाफ तत्काल कार्रवाई नहीं कर सकती। तो ये सारी चीजें कानून से जुड़ी हुई है, कानून के संशोधन से जुड़ी हुई है, कानून के प्रभावी बनाने से जुड़ी हुई है। और जहां तक सोशल मीडिया का सवाल है, हमारे समाज में जो सामाजिक अवमूल्यन बहुत तेजी से होता जा रहा है। हाँ, आज बच्चे अपने माँ बाप का कहना नहीं मान रहे, आज बच्चे एक तरह से दिग्भ्रमित हो रहे हैं। ये भी एक बड़ा प्रभाव है सर, ये भी एक बड़ा फैक्टर है जो आप कह रहे हैं। किस तरीके से अब जिस तरीके से हमारी नई पीढ़ी तैयार हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं कमियां जरूर दिखाई कुछ देरियां, कहीं ना कहीं हम लोग लैग कर रहे हैं। मुकेश चौधरी के पास में आऊंगा, लेकिन उससे पहले रिया जी साहब, एक सवाल इसमें यह भी है, इसको दरअसल दो तरीके से हम लोग देख सकते हैं। एक तो यह है कि राजस्थान का युवा प्रभावित हो रहा है, एक सवाल, एक फैक्टर यह हो सकता है कि शायद हो रहा है, शायद नहीं भी हो रहा है, शायद लाखों में से 100 युवा प्रभावित हो जा रहे हैं। लेकिन एक विषय जगदीश जी और भी है, वो ये है कि अपराध करके या अपराध करने की मंशा रखने वाले लोग, गैंगस्टर से जुड़े लोग, गैंगों से जुड़े लोग राजस्थान में आकर के शरण भी ले रहे हैं। तो ये जरा मैं आपसे डिकोड इसका चाह रहा था कि क्या राजस्थान भौगोलिक रूप से क्या सहूलियत देता है गैंगस्टर्स को, क्या सहूलियत देता है अपराधियों को? बड़ा क्षेत्र है, उनको लगता है कि ढाणियों में जाकर के छिप जाएंगे या किसी बॉर्डर के क्षेत्र में जाकर के छिप जाएंगे। पुलिस के लिए भी बड़ा संघर्ष है क्योंकि उनको पकड़ पाना, उनको डिकोड कर पाना। नहीं, ऐसा नहीं है कि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से काफी विस्तृत रूप से फैला हुआ है, कहीं एक्सटीरियर में जाके, दूर जाके अपराधी छिप रहे हो, ऐसा शायद सुनने में बहुत कम आपको भी मिला होगा, हमें भी मिला है। लेकिन ये जरूर है कि आजकल जो, जैसा आपने बताया कि हमारा युवा दिग्भ्रमित हो रहा है, तो अपराधियों को शरण देने वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और जो दूर के स्थान है, विशेष रूप से जो फार्म हाउसेज है और जो बड़े सुनसान जगह पे अपने ऐसे फार्म हाउसेज बना लेते हैं, बेसमेंट में ऐसे स्थान बना लेते हैं कि बाहर से आपको लगेगा कोई व्यापारी गतिविधि चल रही है और अंदर उसमें आपराधिक गतिविधि चलती है। तो ये राजस्थान की बात नहीं है, ये भारत में सभी प्रांतों में इस तरह की जो छुपे हुए स्थान है,
जहां अपराधी अपनी गतिविधियां चलाते हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि अब अपराधी छुपे हुए नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पे आकर के हाँ, सरेआम धमकी दे रहे हैं और ठीक। विदेश में बैठ के धमकी दे रहे हैं। ठीक तो बात आप है। इसको क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये अब तो भी उनको एक बड़ा पकड़ने की चिंता का आवश्यकता विषय है सर। नहीं इनफैक्ट आपने ठीक कहा कि ये ज्यादा बड़ा चिंता का विषय है कि लोग छिपने की बजाय अब हम एक नई चीज देख रहे हैं कि ये जानते हुए भी कि पुलिस हम तक पहुंच जाएगी। इसीलिए सर मैंने ये सवाल किया कि क्या ये पब्लिसिटी स्टंट के रूप की तरफ क्यों बढ़ रहा है युवा, इस तरह के पब्लिसिटी स्टंट की तरफ। साइबर एक्सपर्ट के नाते से मुकेश चौधरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, बहुत सारे इस तरह के मामले आपके संज्ञान में भी आते हैं कि किस तरह आप साइबर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके तमाम धमकियां हो या फिर चाहे पब्लिसिटी स्टंट्स हो, वीडियोस बना करके अपलोड कर देना। फैन पेजेस बनाए हुए हैं गैंगस्टर्स के लोगों ने, उन फैन पेजेस पे हजारों में फॉलोअर्स हैं, लोग उनकी वीडियोस पे लाइक्स कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। किस तरह से निपटा जाएगा साइबर तर्ज पर इन तमाम चीजों से? मुकेश जी अनम्यूट कर लीजिएगा। पहले तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि एक डेडिकेटेड साइबर पेट्रोलिंग सेल की रिक्वायरमेंट है। जैसे पुलिस रात को गश्त करती है रोड पे और कोई क्राइम होने से पहले उसे डिटेक्ट करने की कोशिश करती है, ऐसे ही साइबर पेट्रोलिंग के लिए डेडिकेटेड सेल होना चाहिए पुलिस के पास में, जो स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्क करे और एक्टिवली वर्क करे और पता चले कि अच्छा किस टाइप के यूजर्स जो हैं वो किस टाइप का क्राइम कर रहे हैं या किसी गैंगस्टर ग्रुप को या ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं या उन्हें लाइक कर रहे हैं। तो ये एक या दो बार एक्टिविटी करने से सफिशिएंट नहीं है। मतलब राजस्थान पुलिस ने किया है, हालांकि कुछ एक्शंस लिए हैं पिछले कुछ सालों में, बट ये एक रेगुलर एक्टिविटी है जो 365 डेज पूरे साल चलनी चाहिए। एक तो इसकी रिक्वायरमेंट है जिससे काफी कुछ मदद मिलेगी। तो अभी कितना आप आकलन करते हैं कि पर्टिकुलरली राजस्थान स्टेट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ का जो साइबर पूरा जो व्यवस्था है आप उसको कितने स्तर पर देखते हैं? हालांकि मैं खुद, क्योंकि हम लोग राजस्थान में गए हैं, कई थानों का हमने भ्रमण किया है, अब बढ़ रहा है, अब धीरे धीरे वो व्यवस्थाएं आ रही हैं, लेकिन फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है साइबर व्यवस्था की पुलिस महकमे में? राजस्थान अगर साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन कैपेबिलिटी को लेके अभी डिस्कस करें तो सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है राजस्थान की, क्योंकि भरतपुर जो है वो इंडिया में नंबर 1 साइबर क्राइम का हब बना हुआ है और वो राजस्थान से आता है। जो अलवर है उसकी पोजीशन जो रिसेंट जो डेटा आया था उसके बेस के ऊपर नंबर 7 पे है इंडिया में। ठीक है। तो राजस्थान की दो ऐसे जगह जो इंडिया में टॉप 10 में आ रहे हैं और भरतपुर तो इंडिया में नंबर 1 पे आ रहा है, तो क्रिटिकल पोजीशन है। हालांकि भरतपुर पुलिस ने बहुत एक्टिवली इसके ऊपर रिसेंटली काम किया है, बट धीरे धीरे जो बाकी एरियाज हैं जैसे चूरू हो गया, बीकानेर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, ये सारे के सारे धीरे धीरे हब्स बनते जा रहे हैं साइबर क्राइम के, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे लूप होल्स हैं। जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो लॉरेंस गैंग है उसके अंदर जो काफी सारे गैंग मेंबर्स हैं वो अब्रॉड हैं, फॉरेन कंट्री में हैं। ऐसे ही साइबर क्राइम में भी ये होने लग गया है कि दुबई में जाके, हांगकांग में जाके या फिर कंबोडिया में जाके वहां बैठ के साइबर क्राइम करो, क्योंकि पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ फॉरेन आएगी नहीं। तो मुकेश जी, क्या जब सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर जब इस तरह के वीडियो सामने आते हैं, वो पेजेस जब आते हैं सामने, तो क्या खुद फेसबुक और यूट्यूब, इनके नॉर्म्स क्या हैं? क्या ये लोग उसको वायलेंट एक्टिविटीज में काउंट नहीं करते? फेसबुक की अपनी एक पॉलिसी है, फेसबुक के लिए खुद डिटेक्ट करना कि कितना वायलेंट हो सकता है, कितना वायलेंट नहीं हो सकता है, काफी हद तक कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कई बार कॉम्प्लेक्सिटीज हो जाती हैं कि एक कमांडो के पास में गन है या कोई टेररिस्ट के साथ में गन है, तो फेसबुक तो बेसिकली क्या है कि मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके बेस के ऊपर काम करेगा। अच्छा। तो बहुत टफ होता है, क्योंकि टेररिस्ट भी कई बार क्या होता है कि आर्मी ऑफिसर की यूनिफॉर्म पहन के हाथ में AK-47 लेके खड़े रहते हैं। नहीं तो क्या शब्दों को नहीं पकड़ता यूट्यूब और सोशल मीडिया का जो ये पूरी व्यवस्था है, जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं? अगर मान लीजिए कोई इन्फ्लुएंसर आता है और वो ये कहता है, जैसे यही युवक, ये बनवारी लाल युवक जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, मुंबई पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया, इसने एक वीडियो बनाई और उसमें सलमान खान को धमकी देने का जिक्र किया, मारने का जिक्र किया। तो जब इस तरह की बातें होती है तो क्या ये डिकोड हो जाता है या फिर इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स? फेसबुक के लिए रफली 200 कंट्रीज हैं जिसकी तरफ फेसबुक को ध्यान रखना है। तो फेसबुक एक ग्लोबल लेवल की पॉलिसीज तो बना सकता है कि अगर लाइफ थ्रेटनिंग कोई इंसिडेंट है, अगर यूट्यूब पे या फेसबुक पे कोई लाइव जाके सुसाइड अटैक करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा स्टेटमेंट देता है, तो इमीडिएटली एजेंसीज को इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। तो इस टाइप की जो लाइफ थ्रेटनिंग है उसमें तो प्रायोरिटी पे एक्शन होता है। बाकी केसेस में तो जो पुलिस एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, उनको कोऑपरेट कर लेते हैं टाइम टू टाइम, और लाइफ थ्रेटनिंग केसेस के अंदर कुछ कपल ऑफ मिनट्स में रिप्लाई आ जाता है। इतना फास्ट एक्शन है उनका।
ठीक है, हमारे साथ पवन अटारिया फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता अजमेर से हैं। पवन से जरा अपडेट इस बात की ले लेते हैं कि जो युवक पंजाब पुलिस ने अजमेर से पकड़ा है उस पर जरा एक अपडेट पवन से ले लेते हैं, फिर चर्चा कंटिन्यू करेंगे। पवन, युवक को गिरफ्तार किया गया पंजाब पुलिस द्वारा और इस पर कई मुकदमे भी दर्ज हैं। ये अजमेर में, क्या अजमेर से ही बिलोंग करता था ये या बाहर से आया था यहाँ पर? किस तरह से पुलिस ने ट्रैप किया इसको? जी बिल्कुल राहुल, देखिए भूपेंद्र सिंह खरवा नाम का ये आदतन बदमाश है जिसे कहीं ना कहीं लॉरेंस गैंग का सदस्य बताया जा रहा है। लॉरेंस से इसकी मुलाकात जब ये भूपेंद्र सिंह खरवा मादक पदार्थ तस्करी के मामले में दिल्ली जेल में बंद था, माफ कीजिएगा पंजाब जेल में बंद था, तब वहां पर लॉरेंस से इसकी मुलाकात हुई थी। लॉरेंस के कहने पर भूपेंद्र सिंह खरवा ने अपने ग्रुपों से कहकर अजमेर के कचेरी रोड स्थित एक जो पेट्रोल पंप संचालक है उस पर फायरिंग करवाई थी और करोड़ों रुपए की फिरौती भी मांग की थी। इस मामले में अजमेर पुलिस ने जो खरवा है उसको प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार किया था और 4 दिन पहले अभी पंजाब पुलिस ने 2 व्यक्तियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है और उन दोनों व्यक्तियों की निशानदेही पर उन दोनों व्यक्तियों ने कहा कि ये सारे हथियार हम जो ब्यावर का भूपेंद्र सिंह खरवा है उसके पास से लेकर आए। तो पंजाब पुलिस ने उन दोनों की निशानदेही पर कल अजमेर की मांगलियावास थाना पुलिस की इमदाद के साथ में जो भूपेंद्र सिंह खरवा है उसको, ठीक है, तो भूपेंद्र सिंह खरवा ब्यावर से बिलोंग करता था पवन? बिल्कुल, ब्यावर के पास एक खरवा गांव है, वहां से ये बिलोंग करता है और पूर्व में भी इसमें काफी आपराधिक मामले इस पे दर्ज हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया पवन आपका। पवन अटारिया हमारे संवाददाता अजमेर से जानकारी दे रहे थे पंजाब पुलिस की इस कार्रवाई पे। और अब यही देखिए जगदीश जी, बात फिर घूम के यहीं आ जाती है कि किस तरह, क्योंकि एक लंबा समय आपने पुलिस की सेवाओं में दिया और मुझे बिल्कुल हम लोग ये समझ सकते हैं, मान सकते हैं कि कई बार ऐसे युवा आपके सामने आए होंगे जिनको देख करके आपको लगा होगा कि अरे क्या मैं कहूं तुमसे कि तुम्हारी उम्र भी नहीं है इतनी और तुम लोग इतने बड़े बड़े अपराध करने का मन में लिए बैठे हो। कैसे डील करें इन तमाम चीज़ों को? क्या सलाह आपके अनुभव से पुलिस महकमे को भी रहेगी और इन युवाओं को भी आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए, आज की युवा पीढ़ी को आप केवल कानून के सहारे से नहीं सुधार सकते, ये तो बात तय है। जो सामाजिक नियंत्रण हमारा प्राचीन व्यवस्था में हुआ करता था वो आज बिल्कुल खत्म है और वर्तमान में जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है उसमें पूरे वर्ल्ड के अच्छी बातों का, बुरी बातों का सब पे प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है, लाजमी है। दूसरा, आज के युवा को अपने हुनर के मुताबिक तत्काल रोजगार नहीं मिलता, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरा, हमारे समाज के जो हीरो उस समय हुआ करते थे, चाहे विवेकानंद हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चंद्रशेखर आजाद हो, जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए कुछ किया, आज हमारे समाज की हीरो के मायने बदल गए हैं। आज ये तथाकथित जो गैंगस्टर्स हैं उनको हमारा युवा अपना हीरो मानने लग गया है, इसीलिए उनको फॉलो करने लग गए हैं। और उसमें निश्चित रूप से मान के चलिए कि आज के युवा पर उसके परिवार का, माता पिता का, समाज का कोई नियंत्रण नहीं। जैसे उन्होंने भी अपना मुंह फेर लिया हो, वो भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना, वो भी ये समझते हैं, हेल्पलेस महसूस करते हैं। निश्चित रूप से हमारे बच्चों को नहीं, सामाजिक जिम्मेदारी भी है और तो सामाजिक जिम्मेदारी के लिए जब तक सामाजिक चेतना नहीं होगी, जब तक युवाओं की काउंसलिंग नहीं होगी, जब तक इस तरह के एनजीओ एक्टिव नहीं होंगे और सरकार भी मिलकर के उन एनजीओ के साथ जब तक बच्चों की काउंसलिंग नहीं करेगी, उनके रोजगार के अवसर उनकी कैपेबिलिटी के अनुसार उपलब्ध कराने का प्रयास नहीं करेगी, तब तक ये जो तात्कालिक फायदे वाली चीजें है, चाहे वो गैंगस्टर से जुड़ी है, चाहे किसी अपराध से जुड़ी है, उसकी तरफ ये युवा आकृष्ट होता रहेगा, ऐसा संभावना नजर आती। ठीक है, लेकिन एक बड़ा सवाल हमेशा ये बना रहेगा जगदीश जी कि कितने युवाओं की आप काउंसलिंग करने की व्यवस्था रखते हैं, हम लोग कितनी क्षमता रखते हैं कितनी काउंसलिंग की? क्या सख्त कानून एक बड़ा एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकता प्रदेश के अंदर, देश के अंदर? नहीं, जहां तक सख्त कानून की बात है, आपने और उसका इम्प्लीमेंटेशन, जगदीश सर, उसका इम्प्लीमेंटेशन बड़ी चीज है। कानून तो सख्त बन जाते हैं मगर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। कानून हमारे पहले जो बने हुए थे, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट की जो प्रोविजंस थे जी, उनमें अब निश्चित रूप से काफी सुधार हुआ है और कुछ टाइम लिमिट्स भी जोड़ी गई है। पुलिस के एक्शन के लिए भी, कोर्ट के डिसीजन के लिए भी कुछ सीमाएं तय की गई है, तो निश्चित रूप से उसका फर्क पड़ेगा। उसमें सजाएं जल्दी होगी, अपराधी जल्दी सलाखों के पीछे होगा, एविडेंसेस बिल्कुल साइंटिफिकली उसमें कलेक्ट हो पाएंगी और निश्चित रूप से अपराध की जो सजा की दर है वो भी बढ़ेगी।
और जहां तक कानून को सख्ती की बात है, सरकार इस दिशा में सजग है और प्रयास कर रही है। और जहां तक ये तीनों कानून 1 जुलाई के बाद लागू होंगे, धीरे धीरे निश्चित रूप से सजा की दर का प्रतिशत बढ़ेगा। बिल्कुल, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। सलीम, भजनलाल, सरकार आने के बाद हमने देखा कि बहुत एक्टिवनेस दिखाई दी है माफियाओं की कमर तोड़ने में, गैंगस्टर्स की कमर तोड़ने में, काफी सजग नई सरकार दिखाई दी। कितना असर आपको देखने को मिलता है? ग्राउंड पर आप रहते हैं, बीते कुछ 5-7 साल के माहौल हम देखें और इस वक्त का माहौल हम देखें, क्या कुछ बड़ा अंतर या नई संभावनाएं आपको नजर आ रही हैं सुधार के प्रति? सलीम। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार से लगातार आपराधिक जो क्षेत्र है उसका ग्राफ पड़ा, तो साथ में सरकारों ने एक रुख अपनाया कि इनकी कमर तोड़ने के लिए इनकी संपत्तियों को जब्त किया जाए। तो ऐसा ट्रेंड राजस्थान में भी शुरू हुआ। लास्ट ईयर गहलोत सरकार ने इसको शुरू किया। भजनलाल सरकार जो है युद्ध स्तर पर इस प्रकार का काम कर रही है। चाहे बूंदी में पिछले दिनों एक गैंगस्टर का मामला देखने को मिला, जहां पर कोटा पुलिस पर हमला किया गया था, तो वहां पर जो है उसका संपत्ति को पूरी तरह से बुलडोजर चला दिया गया। पिछली बार जो है भरतपुर पर भी जो है देखने को मिला, यहाँ पर भी साइबर जो अपराधी थे उन पर जो है बुलडोजर चलाने का काम किया गया। तो कहने के सरकार की तरफ से ठीक है सलीम, समय इतना ही है। मैं ये आपने ठीक कहा बिल्कुल कि कोशिश हो रही है, साइबर अपराधों पर भी लगाम लगाने की कोशिश है। मुकेश चौधरी जी जैसे एक्सपर्ट भी उसमें अपना सहयोग देते हैं सरकार को, और पुलिस महकमा भी पुरजोर प्रयास कर रहा है नवयुवाओं को गलत रास्ते पर जाने से रोकने के लिए। एनडीटीवी भी यही संदेश देता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका मुकेश चौधरी जी, जगदीश चंद्र शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, सलीम बहुत शुक्रिया आपका भी अब तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। अपनी बात में बात राजस्थान की थी, राजस्थान के नवयुवाओं की थी, अपराध की दुनिया की ओर आकर्षित होते नवयुवाओं को वापस मुख्यधारा में जोड़ने की थी। ये प्रयास जारी रहेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।